आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। पहले सामाजिक पढ़ेंगे, फिर सामाजिक स्थिति में ये सब डिटेल से पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, जो समाज के प्रति था वो। और उसके बाद पढ़ेंगे हम राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या क्या कहा था, वीएलआर ने क्या कहा, एसआर रंगनाथ राव ने क्या कहा, पिकट महोदय ने क्या कहा और हंटोर महोदय ने क्या क्या कहा था। ये सौरभ चौबे की बुक है प्राचीन इतिहास, जहाँ से हमारे सारे नोट्स बन रहे हैं। और जितने भी प्रोवाइड किए ना आपको नोट्स, इससे और बीए फर्स्ट ईयर की बुक से मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ। बीए फर्स्ट ईयर की बुक में भी डिटेल से दिया हुआ है। तो ये सारा डिटेल से हमारा चल रहा है सरस्वती सैंधव सभ्यता, यहाँ से टॉपिक है। और इससे पहले मैंने पढ़ा दिया सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, उसके बाद उसकी उत्पत्ति या उसकी जो जाति व्यवस्था क्या की, किसने उसको जाति जो द्रविड़ के किसने कहा था, भूमध्य सागरीय प्रदेश से उत्पत्ति किसने कहा था, और जितना भी था मंगोलियन अल्पाइन वो सब पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, उसके बाद मैंने आपको उसका पढ़ाया नगर नियोजन। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति, इसकी पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे आज। और ये सौरभ चौबे की बुक है, आप देख सकते हो, यहाँ से सारे नोट्स बनाए मैंने। तो ये डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ सामाजिक और धार्मिक स्थिति, ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता की। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो इसके पास हमारे पास जो है ना महत्वपूर्ण जो लिखित साक्ष्य होते हैं, हमें जो इसको जानने के लिए वो हमारे पास नहीं है। क्योंकि यह कैसी सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक थी, जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन हम उससे पढ़ नहीं सके। जब पढ़ सके ना तब इसका सारे प्रमाण हमें पता चल जाएंगे। तो लेकिन जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था में स्पष्ट प्रमाण नहीं है हमारे पास। और यहाँ से हमें श्रमिक, व्यापारिक और योद्धा वर्ग को मान सकते हैं, क्योंकि इसके प्रमाण हमारे पास हैं। कहाँ कहाँ से मिले थे, मैं सैनिकों की एक टुकड़ी के भी अवशेष हमें कहाँ से मिले थे वो भी डिटेल से बताऊंगे। क्योंकि हमें यहाँ श्रमिक आवास, व्यापारिक वर्ग और स्थल भी मिले हैं, यहाँ जितने भी थे यहाँ के स्थान वो। और श्रमिक आवास भी मिले थे, व्यापारिक वर्ग के जो स्थल थे वो मिले थे हमें यहाँ, और मन के बनाने के वगैरह उद्योग भी मिले थे कुछ। तो मकानों के अवशेष, आवासीय स्थलों के आधार भी हमें मिले थे। क्योंकि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला था ना, पश्चिमी टीले को सिटाडेल कहते थे। सिटाडेल यानी दुर्गीकरण किया हुआ था वो। उसके अनुसार अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये 2 भागों में विभक्त था। लेकिन धोलावीरा को मैंने बताया था आपको कि वो 3 भागों में विभक्त था। कालीबंगा 3 भागों में विभक्त था, लेकिन इसके नाम अलग अलग थे। कालीबंगा फर्स्ट, कालीबंगा सेकंड, ऐसे इस तरह से उनके नाम थे। कुछ अलग अलग विशेषताएं भी है, जो जिसकी नगरों की बसावट मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट पार्ट में नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना। यह है पश्चिमी टीला, जिसे सिटाडेल यानी दुर्ग कहते हैं। यहाँ संभवतः संपन्न या शासक पुरोहित वर्ग रहता था, जो थोड़ा सा मिट्टी डाल के ऊपर किया हुआ था ना वहाँ। और पूर्वी टीला निचला दर्ग भी नगर भी कहते हैं उसे, और आवासीय नगर, जहाँ कौन कौन से लोग रहते थे, वहाँ व्यापारी रहते थे, अधिकारी, शिल्पी, सैनिक वर्ग रहते थे, और कर्षक, कुम्हार, मन के बनाने वाले, नाविक बनाने वाले, सोनार, जो सोना, जहाँ हमें हड़प्पा से सोने के मनकों का हार भी मिला था, इससे हम पता चला सकते हैं। और सोने के कर्ण, जो कानों में जो होते हैं ना कर्णफूल, वो भी मिले थे हमें। मोहनजोदड़ो से कुम्हारों की बस्ती मिली थी। जिस तरह श्रमिक आवास हमें हड़प्पा से मिले थे ना, उसी तरह मोहनजोदड़ो से हमें कुम्हारों की बस्ती के अवशेष मिले थे। और यहाँ देख सकते हो बनावली से व्यापारी और आभूषणों के निर्माताओं के मकान के अवशेष मिले हमें। लोथल से बाजार की एक गली के साक्ष्य मिले हमें। कुणाल और नौसारों से हमें मोहरें मिली हैं, शायद यहाँ व्यापारी वर्ग रहता होगा। और सैंधव समाज कहता था मात्र शतात्मक था। यहाँ 5 कमरों का, कहीं तो कहीं 2 कमरों का आवासीय स्थल भी मिले हैं। और खान पान क्या था इनके, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरफ थे। मनोरंजन के साधन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या था, तो हड़प्पा से हमें 7 मिट्टी के पासे मिले थे, और मोहनजोदड़ो से मिट्टी के पासे मिले थे। हड़प्पा से लट्टू और राखी गढ़ी से पिट्टू के साक्ष्य मिले हैं। और जहाँ शिकार एवं मोहर पर 2 मुर्गों की लड़ाई के दृश्य अंकित है, वैसी मोहर मिली हमें। और लोथल से शतरंज की गोटियाँ तथा खेलने के 2 बोर्ड भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, लोथल से। और हम देख सकते हैं कि लोथल व हड़प्पा से हमें टेराकोटा के मुखौटे और कठपुतलियों के साक्ष्य मिले हैं। वर्तमान में भी हमारे यहाँ कठपुतलियों का नृत्य वगैरह होता है। नौसारों से मिट्टी के बने खिलौनों की गाड़ियों के पहियों की बड़ी संख्या मिली है नौसारों से। और जूनीकरण, जो पंचम द्वीप में है ना जूनीकरण, जहाँ से 2 स्टेडियम के साक्ष्य मिले। और स्टेडियम के साक्ष्य हमें कहाँ मिले थे, धोलावीरा से मिले थे, जहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य हमें मिले थे। लेकिन जूनीकरण से भी हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे, जहाँ 10,000 लोग बैठने की क्षमता थी उसमें, उस स्टेडियम में। और हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर समारोह के अंकित मिले हैं, जहाँ ढोल वाड़ा यानी कि ढोल वादक होता है ना, स्त्री पुरुष दोनों ढोल बजाते हैं, उसका दोनों का साथ में अंकन मिला है हमें हड़प्पा से। वीणा का भी चित्रांकन मिलता है, जिससे हम सैंधव सभ्यता समाज है ना वो संगीत पीड़िता का प्रमाण है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और नौसारो तीनों जगह से हमें चक्की पीसते हुए, कुछ गुथते हुए औरतों को दर्शाया गया, ऐसा अंकन मिला है। वस्त्र सूती और ऊनी दोनों वस्त्र पहनते थे वो। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक चांदी का जार है ना, जिस पर सूती कपड़े को लपेटा गया, ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा से फेंस का पात्र होता है ना, एनसीईआरटी में फेंस के आकार भी मैं बता दूंगी नेक्स्ट पार्ट में।
उसके अंदर सूती कपड़ा के प्रमाण मिले हैं और हड्डी की सुइयाँ भी मिली हैं, जिससे हम पता चला सकते हैं कि सूती व्यापार या सूती कपड़ों का उद्योग भी था और सूती कपड़े खुद बनाते भी थे। मोहनजोदड़ो से पुजारी की जो प्रतिमा मिली है ना, उसके कंधे पे हमको पता है एक पुरोहित की मूर्ति मिली थी, सॉरी, जहाँ उसके कंधे पे एक शॉल लिखी हुई है, जिससे शॉल पड़ी हुई है, जिसको दर्शाया गया। इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि सूती कपड़ों का वहाँ प्रचलन था। मोहनजोदड़ो से वस्त्र में तांबे की बॉल पिन मिली है, बॉल पिन, और जो बाल पिन, जो हेयर पिन होती है ना बालों में, जिस पर कुत्ते का अंकन है जो हिरण के कान को काट रहा है, ऐसा प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। हड़प्पा से एक श्रृंगारदान में अंडाकार की चूड़ियाँ मिली है। एक हम देख सकते हैं नौसार और मेहरगढ़ से मिली मूर्ति मिली है स्त्री की, उनकी मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नौसार और मेहरगढ़ से जो स्त्री की मूर्ति मिली है ना, क्योंकि मेहरगढ़ है ना, कैसा था ये, मध्य पाषाणकालीन स्थल था, नव पाषाणकालीन स्थल था, सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था। वहाँ से ये जो मूर्ति मिली ना स्त्री की, उसके कान में उसकी मांग में सिंदूर के प्रमाण में मिले। एकमात्र स्थल ये ऐसे है जहाँ सिंदूर के प्रमाण मिले हमें। और मोहनजोदड़ो से कान में कर्णफूल, मैंने बताया अभी इयरिंग मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक संगठन व्यवस्था कैसी थी वो भी देख सकते हैं। जो रंगनाथ राव है ना, इन्होंने विश्व की प्रथम मध्यम साम्राज्य की संज्ञा दी है सिंधु घाटी सभ्यता को। फिर व्हीलर ने मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक, और हंटर ने भी जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा है। मैके ने क्या कहा, प्रतिनिधित्मक सरकार थी यहाँ। और केंद्रीयकृत पर साम्राज्य पिगट ने कहा, केंद्रीकृत, जिस तरह वर्तमान में केंद्रीय और राज्य दो प्रकार के हैं, जिस तरह केंद्र में दिल्ली है, जिस तरह राज्यों में हमारे राज्य अगर माने तो सीएम होता है, उसी तरह केंद्रीयकृत प्रमाण के कौन मानता है, पिगट महोदय। एल.एस. वासम ने कहा, हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति धर्मस्थलीय धर्मतंत्रीय के कारण यहाँ का पुरोहित वर्ग का प्रभाव माना जा सकता है, क्योंकि पुरोहित वर्ग को हम देख सकते हैं। यहाँ व्यापार और वाणिज्य के उद्योग को देखकर लगता है कि यहाँ वर्णिक वर्ग के शासन था ना, वो वर्णिक वर्ग के हाथ में भी था, ऐसा भी हम उसको अनुमान लगाते हैं सिर्फ। प्रतीक मुद्रा कैसी थी यहाँ की, यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी वाली पशु की मूर्ति थी ना, वो थी। और श्री रत्नाकर ने इसको प्रमाण माने और इसको माना है कि यूनिकॉर्न इनकी राजकीय मुद्रा थी, है ना। ये थे राजनीतिक। अभी देखते हैं हम देख सकते हैं कि यहाँ निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि सैंधव सभ्यता के शासन का नियंत्रण करता राजा, पुरोहित या वणिक या मध्यम वर्ग आदि में से कौन था, क्योंकि इसका हम स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि लिखित साक्ष्य हमारे पास है नहीं। इसलिए धार्मिक स्थिति में मैं आपको कुछ बता दूं कि क्रियात्मक पक्ष क्या था इसका, या संवैधानिक पक्ष क्या था। तो धार्मिक कर्मकांड धर्म अनुष्ठान धार्मिक विश्वास में रखा जाता है, जबकि संवैधानिक पक्ष है इसमें दार्शनिक मान्यता में रखा है कि किंतु लिखित साक्ष्य हमारे पास आवश्यक होने चाहिए जिसे हम पता लगा सकें। किंतु सैंधव सभ्यता, सैंधव लिपि अभी तक अपठित है, मैंने नहीं पढ़ा लिपि, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तभी पता चलेगा। इसके राजनीतिक पक्ष को दार्शनिक पक्ष को उद्घाटित नहीं किया जा सकता। ऐसे में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से सैंधव धर्म में केवल क्रियात्मक पक्ष को ही है उजागर किया जा सकता है। दूसरे कालीबंगा, लोथल और सुरकोटड़ा और मिताथल, 4 स्थल है। मिताथल है ना, ये हरियाणा में है, बनावली को भी हरियाणा में कहते हैं ना, उसी तरह ये मिताथल भी हरियाणा में ही है। सुरकोटड़ा और लोथल और कालीबंगा 4 स्थल ऐसे जहाँ मातृ देवी की मन मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य था इसलिए मैं बता रही हूँ। धार्मिक विचारों में ये एक जगह, हर जगह एक रूपता भी नहीं थी, कहीं पर मातृ देवी की तो कहीं की प्रधानता की थी तो कहीं पर यज्ञ की थी, दोनों अलग अलग प्रधानता थी ना, ऐसे प्रश्न बना सकते हैं एग्जामिनर। और जॉन मार्शल प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने सैंधव धर्म के सभी मूलभूत तत्वों को एक उसकी संपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित किया। उसके अनुसार सैंधव धर्म में अनेक ऐसी बातें हैं जो हमें अन्य देशों में भी मिल जाती है, किंतु आधुनिक युग में प्रचलित हिंदू धर्म में ये ज़्यादा दिखती है। आधुनिक भी दिखता है जो पहले था, वर्तमान हिंदू धर्म में अनेक, इसका भेद करना कठिन है। फिर मातृ देवी की पूजा, सैंधव जन है ना, मातृ शक्ति की पूजा करते थे। मोहरों पर अंकित नारी की आकृतियाँ थी, से ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बनावली से ऐसी मूर्तियाँ भारी मात्रा मिली। तो हड़प्पा, बनावली और मोहनजोदड़ो से ऐसी जो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली ना, वो मिली है। लेकिन जो ये कह रहे हैं ना, अभी हमने पढ़ा मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ नहीं मिली थी, मूर्तियाँ मिली, मरण मूर्तियाँ नहीं मिली, ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ और ये ऐसा लिखा हुआ है। मूर्तियाँ अलग होती हैं, मरण मूर्तियाँ अलग होती हैं। ऐसी मूर्तियाँ भारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा में एक मोहर प्राप्त हुई हैं जो सिर के बाल खड़े कर एक स्त्री की है, सिर के बल पर खड़ी है, सिर के बल पर खड़ी है ना, ऐसी मूर्ति जो कहाँ मिली हमें, जो मोहर से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, ऐसा अनुमान लगा, ऐसा कहा है इन्होंने। और इस स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दर्शाया गया। मार्शल ने पृथ्वी माता कहा है, जॉन मार्शल ने इसको पृथ्वी माता कहा है। और यह शाकंभरी कहा है, या शाकंभरी जो हमारे यहाँ राजस्थान में है। हड़प्पाई लोग धरती के उर्वरता देवी, हड़प्पाई लोग इसको उर्वरता देवी कहते थे। जॉन मार्शल ने पृथ्वी माता कहा है।
और ये मातृ देवी की मूर्तियाँ थी, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक कहते हैं ना समाज, इसलिए कहते हैं क्योंकि मातृ देवी की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली थी। इसी मोर के दूसरी ओर एक मोर मिली ना स्त्री दूसरी ओर पुरुष, और तो जो हड़प्पा से मूर्ति मिली है, जो मोहर मिली है, उसकी एक तरफ तो स्त्री की मूर्ति, दूसरी तरफ कैसी थी, एक पुरुष की मूर्ति है। दूसरी तरफ पुरुष शस्त्र लिए हुए कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहर लिए हुए खड़ा है, हाथ उठाए हुए एक स्त्री की खड़ी है। इस तरह दो तरफ पे उसका अंकित है चित्र हड़प्पा से जो मोहर मिली है। इसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी की पूजा में बलि दी जाती थी। कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहर पर भी औरत और दो पुरुषों से घिरी, एक औरत है ना, दो पुरुषों से घिरी हुई है। जो बेलनाकार मोहर है ना, उस पर ऐसा चित्र अंकित है, और जो कि उसके सर पर तलवार उठाए हुए अंकित है। उसके पर तलवार उठाए हुए भी सर पे अंकित है। इसको भी बलि के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा में एक मन पट्टिका प्राप्त हुई जिसमें पशु बलि की पुष्टि होती है। बलूचिस्तान से प्राप्त मन मूर्ति रुद्र रूप में मोहनजोदड़ो से एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता देव परिवार में मातृ देवी ही सर्वोपरि थी, ऐसा अनुमान लगाया जाए। पुरुष देवता मैके ने मोहनजोदड़ो से सैलकड़ी की पशुपति मोर की मिली है ना, उस मोर पर 7 अक्षरों का लेख है। 7 अक्षर याद रखना, किस किस के अक्षर है, 7 अक्षर लेख है। मार्शल ने इसे ऐतिहासिक काल में रुद्र शिव कहा है। किसने कहा, मार्शल ने। और मार्शल ने पृथ्वी माता किसको कहा है, जो पुरुष मूर्ति मिली थी ना मातृ देवी की मूर्ति, उसे पुरुष पृथ्वी माता कहा है मार्शल ने। और मार्शल ने यहाँ जो पुरुष देवता जो शिव की जो प्रतिमा मिली थी ना, उसे रुद्र शिव का प्राक रूप कहा है। इसमें पुरुष देवता त्रिमुखी है, 3 मुख है इसके, है ना। पद्मासन मुद्रा में सिर पर सिंह है, और इस मोर पर 5 प्रकार के 6 कुल पशुओं का अंकित है। 5 प्रकार के 6 पशु है और 7 अक्षर है। पुरुष देवता की दाई और चीता है, दाई और चीता है, और हाथी तथा चीता और हाथी दाई और है ना, याद रखना। और बाई और गेंडा और भैंसा है, गेंडा और भैंसा, यानी कि 4 पशु है ना। ये 4 पशु तो है, लेकिन इसके अंदर ये देखना कि इसके अंदर बैल नहीं है। परीक्षा में यही पूछा जाता है कि इस पर जो है ना ये मूर मिली है ना आद्य शिव की मूर, उसके बाद ऊपर कितने पशुओं के चित्र है, तो 4 पशुओं के हैं, इसके अंदर बैल नहीं है। तो चीता, हाथी, गेंडा, भैंसा है ना, उसी तरह बैल नहीं है। इसके पास 2 हिरण के बच्चे उछल रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि वर्सल की अनुपस्थिति है, वर्सल यानी बैल की अनुपस्थिति है, जो शिव का वाहन था। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने बताया आपको। मोहनजोदड़ो इसी प्रकार की अन्य 2 मोहरें भी प्राप्त हुई, जिसमें एक मोहर पर श्रृंग मुकुट युक्त त्रिमुखी आकृति वाला देवता योगासन मुद्रा में एक चौकी पर विराजमान है। उसके हाथ में कई कंगन पहने हुए हैं। सिर के अलंकृत रूप में पीपल की एक टहनी धारण किए हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की एक मोहर पर योगासीन मुद्रा में बैठी हुई मानव आकृति अगल बगल पुरुष हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। इन पुरुषों के पीछे सर्प के फन प्रदर्शित किए हुए हैं। कालीबंगा कोटदीजदी पादरी से प्राप्त मर्द भांडों में सिंह वाले देवता का अंकन भी मिलता है ना, सिंह वाले देवता का भी अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताम्र फलक पर धातु धनुष लिए हुए पुरुष का अंकन है। इतिहासकार ने एक धर्म एक वर्ग इसकी व्याख्या किरात शिव के रूप में करते हैं। कौन करते हैं, ये इतिहासकार। अन्य धार्मिक विश्वास क्या था, वृक्ष की पूजा थी, पशु पूजा थी। अभी हम देखेंगे वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा यानी कि पीपल की पूजा होती थी। भगवान कृष्ण ने स्वयं को वथर्थ यानी कि पीपल बताया है। मार्शल कहते हैं पीपल देवता का वाहन एक श्रृंगी पशु था। किसने कहा, मार्शल ने। पीपल देवता का वाहन था, और जो कि शायद गेंडा था। इससे श्री रत्नाकर का सुझाव है कि यूनिकॉर्न राजकीय चिन्ह मुद्रा भी यही थी, एक श्रृंग वाली जो पशु मैंने नेक्स्ट में बताया था राजनीति में आपको। मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहर मिली है। पीपल, बबूल, नींबू की, नीम, खजूर, ताड़ के वृक्षों पर अंकन मोहर पर मिलता है। इन सब जो है ना, ये जितने भी पेड़, इन सब का वृक्ष मोहरों पे अंकन मिलता है इनका। मोहरों से पीपल के पेड़ के बाट यानी कि से घिरा हुआ दिखलाया गया, जिसकी तुलना मौर्य युगीन प्रतीक वेदिका से घिरे वृक्ष की जा सकती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पीपल के एक वृक्ष के तने से एक श्रृंगी 2 पशुओं के सिर निकलते हुए दिखाए गए। ऐसे भी मोहर हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 व्यक्ति हाथ में एक वृक्ष धारण किए हुए हैं। अन्य मुद्रा पर भुजबंद धारण किए हुए और एक नग्न देवता को वृक्ष की शाखाओं के मध्य खड़ा किया गया है। इसके बगल में एक उपासन श्रद्धा भाव में बैठा हुआ 7 नारियों एक पंक्ति सिर पर पीपल की टहनियाँ लगाए हुए हैं। 7 नारियों की भी मोहर वहाँ मिली है। ये तो थी वृक्ष पूजा, जिसमें पीपल को बता दिया, और पीपल का जो वाहन था वो एक श्रृंगी पशु था। इतना याद रखना है। पशु पूजा भी होती थी, तो एक सिंह वाला जानवर जिससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके बाद कुबड़ वाले सांड का महत्वपूर्ण है। वर्सल शक्ति का प्रतीक था ये। मोहनजोदड़ो से प्राप्त संश्लिष्ट पशु आकृति वाली मोहर 2 सिर बकरे के और एक तीसरा सिर भैंसे का था। मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त एक ताम्रपत्र में ताम्रपट्ट है। संयुक्त पशु आकृति अंकित है, जिसमें संपूर्ण शरीर की सूंड यानी हाथी का है, किंतु सिर है ना सिंह युक्त बैल का है।
जॉन मार्शल ने कालांतर में विकसित होने वाली गणेश पूजा का वराह अवतार आदि को पशु पूजा का विकसित रूप माना है जॉन मार्शल ने से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा अर्ध मानव और अर्ध पशु आकृति एक श्रृंगी बाघ को लड़ते हुए दिखाई गई। ये भी मोहर जितनी मिली है ना, ये मोहनजोदड़ो से ही मिली है। फिर है नाग पूजा होती, नाग पूजा भी होती थी लोथल और मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण मिले। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अच्छी तरह याद रखना। लोथल और मोहनजोदड़ो से नाग पूजा के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर देवता के दोनों नाग दिखाए गए हैं। लोथल से प्राप्त एक ताबीज पर एक नाग को चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया, तो नाग देवता भी वहाँ थे हमारे गुगा जी। ताबीज पर मिलना भूत प्रेतों का विश्वास दिखाया गया। लिंग और योनि पूजा हड़प्पा काल से ही शुरू हुई थी। हाल ही में कालीबंगा से टेराकोटा से के लिंग और योनि पीठ की प्राप्ति। अब ये याद रखना, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, लिंग और योनि पीठ की, टेराकोटा से की। SD सांकलिया जॉर्ज एफ डेल्थ ने लिंग और योनि पूजा संबंधी मान्यता का खंडन किया था। पक्षी पूजा शाकतार बाज यानी बाज पवित्र पक्षी माना जाता गया है, और हाजा पक्षी मोर का भी महत्व था। मोर और बाज को पक्षी पूजा में माना गया था। नाग देवता भी थे। एक वर्षल वाले जो पशु था ना वो भी था। वर्षल का सबसे शक्ति प्रतीक माना था वर्षल को। तो अब पक्षी पूजा, अब स्वास्तिक का चिन्ह अवशेष भी मिले। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का महत्वपूर्ण चतुर्भुज ब्रह्मा विष्णु और सूर्य से स्थापित किया गया। स्वास्तिक को विष्णु में 108 चिन्हों पर शामिल किया गया। 800 चिन्हों में स्वास्तिक का संबंध गौतम बुद्ध से। मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दे सकती थी, लेकिन शॉर्ट नोट्स में आपको समझ में नहीं आता। अब यहाँ नोट्स भी आप बना सकते हो और आराम से समझ भी सकते हो, इसलिए मैं पूरा डिटेल से बता रही हूँ। और यहाँ महात्मा बुद्ध जो मैंने बताया ना कला के, इसका अंकन महात्मा बुद्ध के सीने पर होता था, जिसमें हृदय की मोहर यानी कि हार्ट सील कहा गया। जल पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। जॉन मार्शल का मत है कि सैंधव लोग जल पूजा भी करते थे। जल पूजा भी थी, पक्षी पूजा भी थी, पशु पूजा भी थी। अभी मैंने सारा डिटेल से बताया आपको। लोथल कालीबंगा और संगोल से अग्निकुंड के मिलना भी स्पष्ट है। यहाँ लोथल और कालीबंगा और संगोल से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले थे। यज्ञ के माध्यम से उपासना करते थे। बनावली में अग्निकुंड के साथ कर्मकांडी महत्व से जुड़ी अर्ध गोलाकार और मेहराबदार संरचना भी प्राप्त होती है। आप उसको शामिल कर सकते हो। बनावली भी इसके अंदर अग्निकुंड में है ना। बनावली के घरों में भी अग्निवेदिकाएं मिली हैं। बनावली हरियाणा में हमारे यहाँ, तो अग्निवेदिकाएं हम कालीबंगा से नहीं जोड़ सकते। तो कालीबंगा और लोथल तो था ही, लेकिन बनावली भी है जो हमारे भारत में है। संगोल है ना, ये गुजरात में है शायद, जी मुझे पूरा डिटेल से पता नहीं है, या पाकिस्तान में वर्तमान में। कालीबंगा में घरों में वर्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य के साथ आयताकार कुंड भी मिला है कालीबंगा से। राखीगढ़ी में अग्निकुंड की एक खड़ी, अग्निकुंड में एक खड़ी सीधी ईंट मिली है, राखीगढ़ से भी मिली है, जिसे स्तंभ यष्टि कहाँ मिली थी, राखीगढ़ में। प्रमाण स्वीकार किया गया। किसी भी सैंधव स्थल में 2 से मंदिरों का न मिलना स्पष्ट है। मंदिर कहीं नहीं मिले हैं, खुले स्थान पर पूजा करते थे। हालांकि बनवाली से प्राप्त एप्साइल संरचना में कुछ विद्वानों ने मंदिर होने के प्रमाण बताए यहाँ बनवाली में, लेकिन ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। योग का प्रचलन भी इसी समय में हुआ था। पशुपति की मूर्ति पद्मासन मुद्रा में मिली है, जिससे हम योग के साक्ष्य भी मान सकते हैं, और पद्मासन योग में ही एक मुद्रा मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की मूर्ति आधी खुली आंखें, नासिका में अग्रभाग पर केंद्रित है। मुद्रा में साभवी मुद्रा भी कहते हैं उसको। अंत्येष्टि संस्कार कैसे थे ये भी देखेंगे। अभी वीडियो तो बड़ा हो रहा है, लेकिन पूरी डिटेल मिले तो अच्छा रहता है, आप कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो अंत्येष्टि संस्कार में भी धार्मिक विश्वास झलकता है। कब्रिस्तान सिंधु सभ्यता से बस्ती के बाहर स्थित होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर होते थे, परंतु भगवानपुरा में समाधि मिली है, अपवाद स्वरूप बस्ती के बीच में स्थित है। तो भगवानपुरा में एक समाधि मिली है जो पूरी बस्ती के बीच में समाधि है ना, अपवाद स्वरूप है ये। मोटे तौर पर 3 विधियों में प्रचलित थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। कालीबंगा में कुल 3 प्रकार के समाधानों के उदाहरण मिले हैं कालीबंगा से। इसके 2 प्रकार के समाधानों में 2 कंकालों की प्राप्ति हुई, परंतु तीसरे प्रकार के समाधान में कब्र सामग्री तो मिली है, परंतु वह एक भी कंकाल नहीं मिला। यही कारण है कि प्रतीकात्मक कब्र कहा जाता है उसको। प्रतीकात्मक कब्र के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से एक कब्रगाह का अवशेष मिला है, जिसमें शवों को लेटा कर दफनाया गया। इसी के पास में कालीबंगा में एक वर्ताकाल खड्डा भी खोदा गया, जिसमें कांसे, दर्पण, वर्ता, मर्द बाण, अंत्येष्टि सामग्री गाड़ दी। यानी कि वहाँ ऐसी परंपरा थी कि मुर्दे को दफनाया जाता था, जहाँ होता था ना दफनाया जाता, लेकिन उसके साथ उसकी आवश्यक वस्तुओं को भी उसके साथ में ही रख दिया जाता था, जो उसके पुनर्जन्म में विश्वास को मान्यता देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कब्रगाह स्थल। सैंधव सभ्यता में सबसे ज़्यादा दाह कर्म था, सबसे ज़्यादा सैंधव सभ्यता में था। इतिहासकारों ने पूर्ण समाधिकरण था, यानी कि इतिहासकारों के अनुसार पूर्ण समाधिकरण सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यह थे तो 3 प्रकार, लेकिन ज़्यादातर पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में शव खुले के मैदान में जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता था, बची हुई हड्डियों को गाड़ देते थे। और उदाहरण इसका क्या है, बहावलपुर में इसके उदाहरण मिले हैं। कब्रगाह स्थल कैसे थे, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, रोजदी, सुरकोटड़ा, रोपण आदि में प्रमुख कब्रगाह मिले हैं। हड़प्पा से 3 कक्षों वाला कब्रगाह R37 यानी 37 नाम दिया गया। R37 सीमेंट्री में उत्खनन से एवं
कि JM किन्नौर ने नेतृत्व में हुआ। इसके कब्रगाह का शव कास्ट पेटी का यानी काफिन मंजूसा में मिला है। काफिन मंजूसा में कहाँ मिला था ये बताएं आपको मैंने पूरी की पूरी। जो हड़प्पा से मिला है। देवदान, जो देवदान लकड़ी से बनी थी और ये विदेशी व्यक्ति की कब्र हो सकती है। एच कब्रगाह भी हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से हड़प्पा से ही मिला था। एच और R37 और ताबूत कहते हैं उसको। ताबूत मंजूसा कास्ट पेटी का क्या कहते हैं, ताबूत समाधान कहाँ मिले थे, ये परीक्षा में ऐसे आएगा। तो ये हड़प्पा से मिले थे। मोहनजोदड़ो से कंकाल तो मिले हैं लेकिन कब्रगाह एक भी नहीं मिला। यहाँ कब्रगाह कोई नहीं मिला था मोहनजोदड़ो से। अधिकांश कब्र में एक ही मुर्दा दफनाया जाता था लेकिन कालीबंगा से एक तथा लोथल से 3 युगल समाधान के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से सिर्फ एक, ज़्यादातर एक ही था लेकिन कालीबंगा से एक, और जो लोथल था ना वहाँ 3 युगल समाधान मिले थे। समाधान ईंटों से बने समाधि कक्ष कालीबंगा से मिले हैं। धोलावीरा से सिर्फ एक कब्र से ही कंकालों की प्राप्ति हुई, अन्यथा यहाँ अधिकांश कब्रें खाली थी। रोपण से मालिक के साथ कुत्ता और लोथल में मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। तो देखो रोपण में मालिक के साथ कुत्ता था और जो लोथल में मालिक के साथ बकरी थी, है ना। ये 2 साक्ष्य इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हड़प्पा से स्त्री के साथ बच्चे को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा में एक कब्र में शव के साथ दीपक भी मिला है। क्या सब क्या मिला है, दीपक भी मिला है। जो ये इंपॉर्टेंट नाम आ रहे हैं ना वो याद रखना है। राजस्थान में गंगानगर जिले में तरखान वाला डेरा से एक चबूतरे पर ही शवदाह किए जाने का प्रमाण मिला है। इस पर कम से कम 5 बार समाधान किया गया। ऐसे कहाँ मिले थे, गंगानगर जिले से, जो राजस्थान में है वर्तमान में। परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि सामान्य दिग स्थापना यह है कि सिर उत्तर से पैर दक्षिण में की और सब को गाड़ दिया जाता था। हालांकि इसके भी अपवाद मिलते हैं। कि स्थल लोथल में सिर कैसा था, पूर्व में था, पैर कहाँ थे, पश्चिम में थे। रोपण में सिर कहाँ था, पश्चिम में था, पैर कहाँ थे, पूर्व में थे। कालीबंगा में सिर कहाँ था, दक्षिण में था, पैर कहाँ थे, उत्तर में। यानी कि उल्टे उल्टे भी मिलते हैं हमें अपवाद स्वरूप 3 जगह से मिले। बाकी सब जगह क्या था कि सिर उत्तर में था, पैर दक्षिण में थे सब जगह। लेकिन 3 स्थल ऐसे जो अलग अलग है, लोथल, रोपण और कालीबंगा। लोथल में तो पूर्व में सिर हो गया, पश्चिम में इस तरह से ऐसे 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 सिर है और इस तरफ पैर है। ये किस में, लोथल में। और रोपण में किस तरह, इस तरफ है ना, इस तरफ ये जो पूर्व है तो पूर्व में इसके पैर थे, किसके, लोथल के। तो रोपण में क्या हुआ, इस तरफ पूर्व में क्या हुआ, सिर है और इधर पश्चिम में पैर है। और कालीबंगा के उत्तर और दक्षिण, यानी कि उत्तर दक्षिण तो पूरी सभ्यता, लेकिन कालीबंगा इससे उल्टा है। यानी कि दक्षिण में उसका सिर है और उत्तर में उसके पैर है, यानी कि उल्टी दिशा में कालीबंगा में। D2 सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार। और लोथल से ही समाधि स्थित क्षेत्र में 20 समाधियां मिली हैं, जिसमें 4 कब्रों को छोड़कर शेष सभी में मानव कंकाल मिले। लोथल में कब्रें अंडाकार और आयताकार गड्ढों के रूप में थी। सुरकोटड़ा में बड़ी चट्टान से ढकी हुई एक कब्र मिली है, सुरकोटड़ा से। यह सैंधव सभ्यता के अपने ढंग की एक ही है, कब्र एक ही है। सनोली अवनतिकालीन हड़प्पाई कब्र का स्थल है के रूप में जाना जाता है। सनोली जो कहाँ है, हरियाणा में या MP में, पता नहीं, अभी इसका मुझे देखना है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में है ये। राखी गढ़ी और फरमान या दक्ष खेड़ा हरियाणा में स्थित विकसित समाधान स्थल है। राखी गढ़ी से एक कब्रगाह के साथ 8 समाधान और ईंटों से घिरे गड्ढे में लकड़ी के ताबूत में प्राप्त हुई है, जो कहाँ मिली थी, राखी गढ़ी से। कलश समाधान मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ा आदि स्थलों से उदाहरण मिले हैं। इसमें से जानवरों की हड्डियों के राख के साथ रखा गया था मानव को। इन कलशों को मार्शल और मैके ने प्रतीकात्मक समाधियां माना है। व्हीलर और पिगट ने भी इनमें मानव अस्थियां न मिलने के कारण सोख्ता गड्ढे कहाँ है, सोख्ता गड्ढे सॉक पिट्स कहाँ है, किसने कहा था, ये कहा था व्हीलर और पिगट ने कहा था। और ये जो बताया ना प्रतीकात्मक समाधियां कहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो, सुरकोटड़ा, लेकिन कालीबंगा में भी एक मिली थी। कैसी थी, प्रतीकात्मक समाधियां। इस तरह से मैंने ये पूरा बता दिया धार्मिक स्थिति। अभी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति, उसके सारे नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा तीसरा या चौथा पार्ट है। मैंने पूरा का पूरा डिटेल से चल रही हूँ। मैंने जो पॉइंट पूरा समझाने के लिए इसलिए पूरा पढ़ाया, बाकी तो पॉइंट तो बिल्कुल